नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, कोई 15-20 दिन पहले की है। जिला है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला आप जानते होंगे, राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील और कम्युनली बहुत सेंसिटिव जिला है। बात 17 नवंबर 2022 की है। थाना क्षेत्र अहिरौला के पट्टी गौरी का पूरा गांव गौरी का पूरा के बाहर एक कुएं में एक बोरी में कुछ बदबू या ये कह लें कुछ शंका वाली बात गांव वालों की समझ में आई। बोरी को निकाला गया। उसमें एक शव के 5 टुकड़े बंधे थे और शव का सिर नहीं था, इसलिए उसकी पहचान में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने बताया कि ये बहुत ही कम्युनली और पॉलिटिकली सेंसिटिव जिला है। एक महिला की लाश मिली 5 टुकड़ों में। आप समझ सकते हैं किस तरह की मर्मरिंग, किस तरह के रूमर फैलने लगे होंगे। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती थी। वहां जो एसपी हैं आजमगढ़ के, आज भी हैं, अनुराग आर्या, यंग अफसर है, अच्छी रेपुटेशन वाला अफसर है और क्राइम के प्रति जो उसे जानकारी है, क्राइम की अच्छी जानकारी है। यंग अफसर्स में जनरली कम होती है। बहरहाल बॉडी को निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लड़की थी, इसलिए पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया, ये देखने के लिए कि कहीं इसके साथ दुराचार करने के बाद ये हत्या तो नहीं की गई। बॉडी की फोटोग्राफ निकाली गई। चूंकि चेहरा नहीं था या सिर नहीं था, इसलिए पहचान करना बहुत मुश्किल था। पुलिस के पास जो पहचान करने का जो कारण शव के अलग पार्ट्स में मौजूद था, वो था हाथ का एक कड़ा, कलावा और नेल पॉलिश। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ निकाले, अच्छी HD क्वालिटी के अच्छे फोटोग्राफ्स, कड़ा, कलावा और नेल पॉलिश के, और उनको अपने जिले में और आसपास के सभी जिलों में सर्कुलेट किया गया। एसपी अनुराग आर्या ने आसपास के जिलों के एसपी से भी खुद बात की कि आप लोग देखें कि आपके यहां ऐसी कोई गुमशुदा महिला या लड़की जिसके घर वाले उंगलियों की नेल पॉलिश, कड़ा या कलावा से इसकी पहचान कर सके। फिर उसके बाद जनपद में जितने भी 17 नवंबर के पहले जितने भी गुमशुदा महिलाओं की सूचना थी, उनके सबके डाटा इकट्ठा किए गए और फिर इस पूरी प्रोसेस को एसपी अनुराग आर्या ने खुद सुपरवाइज किया। सारा डाटा लिया गया। जो शरीर के टुकड़े, सिर विहीन शरीर के जो टुकड़े मिले थे, उन सबको इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ा गया। अंदाज से, मतलब फोटोग्राफ ली गई, फिर उसकी डिजिटल फोटोग्राफ आई, फिर उसको सॉफ्टवेयर में डाल के उनको जोड़ा गया। अलग अलग तरह के कपड़े पहनाए गए और उससे उसकी हाइट, वेट और एज का अंदाजा लगाने की कोशिश की गई। और जो गुमशुदगी या गुमशुदा महिलाओं, लड़कियों का जो डाटा था, उससे एक एक डाटा से इंडिविजुअली डिटेल जो
मैचिंग होती है वो डिटेल मैचिंग कराई गई। बहुत ढेर सारे पुलिसकर्मी लगाए गए। करीब 100 पुलिसकर्मियों को उस जो गौरी का पूरा जो कुआं है वहां से 5-5, 8-8 किलोमीटर दूर या 10-10 किलोमीटर दूर एक एक घर में ये जानने की, क्योंकि इस तरह की जब हत्याएं होती हैं और खासकर ऑनर किलिंग होती है तो घर वाले ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, न घर वाले कोई गुमशुदगी लिखवाते हैं। ऐसे में सिर्फ मरमरिंग, कानाफूसी और अफवाह से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है जहां से ये महिला या लड़की गायब हुई हो। तो करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मी इस काम के लिए लगाए गए। इसमें दो डीएसपी, सर्किल अफसर लालगंज और सर्किल अफसर बूढ़नपुर को भी लगाया गया। करीब 15 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स और सर्विलांस की टीम, जो एसओजी की टीम, इन सब लोगों को काम पर लगाया गया और हर 6 घंटे पर इसकी रिपोर्ट एसपी ने स्वयं लेनी शुरू की। इसी बीच 18 तारीख को गांव पट्टी गांव है थाना हिरौला में, वहां पर 18 नवंबर को 9 लोगों के खिलाफ एक परिवार ने मुकदमा लिखवाया। उसमें ज्यादातर उन लोगों के खिलाफ लिखाया जिसके यहां उसकी शादी हुई थी कि साहब महिला को उठा ले गए, गायब कर दिया या उसको भगा ले गए और उसके साथ वो कहाँ गई इसका पता नहीं है। वो लगभग 363, 366 आईपीसी के जद में आने वाले क्राइम के बारे में ये अपराध लिखवाया गया। पुलिस ने इस अपराध को भी पुलिस की नज़र से दौड़ा, लेकिन ये लगा कि अभी हाल शादी हुई है, इसकी लड़की की शादी फरवरी में हुई है, हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो सकता है जिस घर में इसकी शादी हुई है उन लोगों से कुछ मायके वालों से ना इत्तेफाकी हो, उन लोगों ने कोई इस तरह की कोई घटना की हो। बहरहाल पुलिस की वो टीमें जो अलग अलग गांव में जाने के लिए लगाई गई थी, वो उसके 2 सिपाही और 1 सब इंस्पेक्टर इसी जांच पड़ताल के सिलसिले में, इस मुकदमे की जांच पड़ताल के सिलसिले में नहीं, ये जो बॉडी मिली थी उसकी जांच पड़ताल के सिलसिले में कई फोटोग्राफ लेकर उस गांव में पहुंचे, लोगों से बातचीत करते करते ये पता लगा कि इस गांव की जिस लड़की के गायब होने की एफआईआर उसके परिवार वालों ने लिखवाई है, उससे गांव के ही एक लड़के के संबंध थे। लेकिन पेंच इसमें यह है कि वो लड़का बाहर शारजाह में नौकरी करता है और इस बीच में वो देखा नहीं गया है। सूचना सामान्य थी, कोई बहुत लीडिंग एविडेंस या बहुत लीडिंग बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जिम्मेदार सिपाहियों ने वो नाम पता नोट कर लिया और जिस लड़के के बारे में बताया गया था उसके घर, पड़ोस के गांव में उसके घर जाकर बातचीत की गई। गांव वालों ने बताया कि नहीं आया है ये, और तारीख वही बताई कि 16 नवंबर की सुबह वो आया था। उसके बाद से इसका पता नहीं लग रहा है कि कहां गया। ये बात जरूर बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उस लड़के से इसके संबंध थे। शादी लड़की की अंबेडकर नगर में कहीं घर वालों ने कर दी थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। गौना इधर उत्तर प्रदेश के हिंदी हार्टलैंड में शादी करने के बाद के कुछ दिन बाद उसकी विदाई पति के घर में की जाती है। उस प्रोसेस को, या ये कह लें कि उस संस्कार को गौना कहते हैं। इसका भी नियम है,
साल भर के भीतर या 3 साल के भीतर या 5 साल के भीतर। जब बाल विवाह बहुत प्रथा में था उस समय ये जरूर बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया जाता था कि बच्ची थी, शादी कर दी गई तो वो 3 साल बाद जाएगी अपने ससुराल या 5 साल बाद जाएगी। वो कहीं कहीं जब बहुत छोटी में शादी हुई तो 7 साल बाद ससुराल, बट ऑड नंबर्स ऑफ ईयर्स जब उसको उसके ससुराल या उसके पति के पास भेजा जाता था। कुछ इसी तरह की बात हुई कि उसे उसका गौना बाद में जाएगा। फरवरी में शादी हुई लेकिन गौना नहीं हुआ था। बहुत से कारण भी होते हैं इसके। अल्पायु में शादी होना तो पहले का कारण था, आजकल बहुत से कारण हैं। घर में किसी की तबीयत खराब है, घर में किसी की ऐसी तबीयत खराब है कि वो उसका आजकल लगा हुआ है, तो लोग ये कहते हैं कि साहब महीने भर रुक जाइए, 2 महीने रुक जाइए, साल भर के भीतर हम विदा कर देंगे, हम गौना कर देंगे। तो उस लड़की का गौना नहीं हुआ था लेकिन शादी हो चुकी थी। ये सूचना जरूरी थी। लड़के का नाम जब पूछताछ करने गई पुलिस तो पता लगा कि प्रिंस यादव उसका नाम है। पुलिस को पहले तो परिवार वालों ने लड़की जिसका नाम आराधना प्रजापति था उसका मोबाइल फोन नहीं दिया था और ये बताया था कि सब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन बाद में पुलिस को वो मोबाइल फोन मिल गया। उसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स थी प्रिंस यादव की। इतना मिलने के बाद पुलिस को कोई शंका नहीं रह गई। पुलिस ने तलाश किया और 7 दिन में ही 24 नवंबर या 25 नवंबर को आरोपी प्रिंस यादव को पुलिस ने एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। भागने के चक्कर में उसने पुलिस वालों पे फायर किया, पुलिस वालों ने उस पे फायर किया, गोली उसके पैर में लगी और पकड़ गया, वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद उसने जो कारण बताया वो भी कम गंभीर नहीं है। हुआ यूं था कि ये लड़की आराधना और प्रिंस यादव की बहन, ये दोनों एक साथ एक क्लास में पढ़ा करते थे। प्रिंस की बहन का नाम मंजू था और प्रिंस उसको पहुंचाने या ले आने के लिए अक्सर स्कूल जाया करता था। वहीं पर इसकी मुलाकात आराधना से हो गई। कालांतर में दोनों के पास फोन आ गया, मोबाइल फोन, और सिलसिला शुरू हुआ। जब सिलसिला शुरू हुआ उस समय तक वो बहुत कोई काम करता नहीं था और यहीं पर दिल्ली में वो किसी बड़ी मिठाई की दुकान में पैकिंग का काम करता था। जो आजकल अच्छी अच्छी पैकिंग तमाम मिठाई वाले करते हैं, उसकी पैकिंग का काम करता था और साथ साथ जल्दी जल्दी घर आकर उससे बात भी करता था, उसके लिए सामान भी भिजवाता था। बड़ा नेचुरल है, पैकिंग का काम करता था तो कोई 50,000 रुपए प्रतिमाह की आमदनी तो नहीं रही होगी। और पैसा कमाने की ललक में वो वहां से जयपुर चला गया। जयपुर में वो कंस्ट्रक्शन वाले काम में किसी स्पेशलाइजेशन में लग गया। वहां भी उसे पैसा पूरा नहीं हो रहा था। बातचीत करके वो शारजाह में किसी शिपयार्ड में कहीं किसी बंदरगाह पर पहुंच गया, जहां पर जो शिप्स होती हैं यानी पानी के जो जहाज होते हैं उनकी मरम्मत का काम होता था। ये मरम्मत के काम में लग गया। इसी बीच आराधना के घर वालों ने आराधना की शादी अंबेडकर नगर में एक जगह कर दी। शादी हो गई। शादी होने से पहले से ही आराधना ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया।
एक दो बार उसने जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन उसने ये सोचा कि ज़्यादा लोगों से पूछने पर ये फिर पूछताछ होगी कि तुमसे क्या मतलब। लेकिन उससे रहा नहीं गया। शादी के कोई 3-4 महीने बाद, अच्छा, वहां से उसने जब तुरंत आने की कोशिश की, तो शारजाह में आप जानते हैं कि जो एक बार गया और खासकर लेबर या मजदूर के काम में लगा, तो उसका आना उसकी मालिक पर निर्भर करता है। बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे कि वहां काम पे कोई गया और फिर उसे आने नहीं देते, पासपोर्ट उसका मालिक रखवा लेता है। वो बिलबिलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं कि साहब मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ से निकालिए, लेकिन निकल नहीं पाते। ऐसा ही कुछ प्रिंस के साथ हुआ। प्रिंस को जब ये पता लगा कि आराधना की शादी अंबेडकर नगर में हो गई है, तो वो बहुत परेशान हुआ। कोशिश करते करते 16 नवंबर को वो वापस आ पाया। वहां से आते ही पहले उसने घर में पूछताछ की। घर वालों ने कहा कि उसकी शादी हो गई है। किसी और ने बताया कि शादी से क्या मतलब, अभी गौना नहीं हुआ है। अगर अभी भी वो शादी के लिए राजी हो जाए तो प्रिंस और आराधना की शादी कराई जा सकती है। प्रिंस गांव तक पहुंच गया। गांव में पहुंचकर उसने फिर किसी मोबाइल के जरिए, अपने किसी दोस्त के मोबाइल के जरिए ये संदेशा भिजवाया कि प्रिंस मिलना चाहता है। 16 तारीख की शाम हुई। मिलने जुलने का कार्यक्रम जो गांव में खेतों में ही होता है, वहाँ कोई मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस ऐसे तो कुछ होते नहीं। और तय जगह पे आराधना प्रजापति प्रिंस से मिलने आ गई। आते ही उसने तमाम सवालों की बौछार कर दी और ये कहा कि अभी भी समय गया नहीं है, तुम्हारा गौना नहीं हुआ है, हमारा परिवार भी एक्सेप्ट कर लेगा, तुम्हारा परिवार एक्सेप्ट करे न करे, हम तुम्हें शारजाह ले चलेंगे। इस पर आराधना ने साफ मना कर दिया कि मेरी शादी हो गई है, मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालो, हम किसी कीमत पे तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। प्रिंस को इस बात का अंदेशा था कि अब वो शादी नहीं करेगी मुझसे। वो अपने साथ बांका ले गया था। वहीं खेत में ही उसने उसका सिर धड़ से अलग किया, फिर शरीर के 5 टुकड़े किए, फिर वहां से चुपचाप निकल कर गया। अपने यहां से 2 बोरियां ले आया, शरीर के टुकड़ों को उन बोरियों में भरा। एक बोरी में उसके सिर का हिस्सा अलग से रखा, सिर को अलग से रखा, और फिर गौरी का पूरा जो गांव है वहां बाहर के एक कुएं में ले जाकर कटे हुए हिस्से को फेंक दिया और उस खेत से 6 किलोमीटर दूर उसका कटा हुआ सिर फेंक दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर, उसके बताने पर उस जगह से उस कटे हुए सिर को भी बरामद कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कटिंग एजेस का मिलान हुआ होगा। मैंने बताया कि एक मुठभेड़ में पुलिस ने प्रिंस यादव को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना में भी एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या ही नहीं की, बल्कि उसके शरीर के 5 टुकड़े कर दिए। लड़की का कसूर सिर्फ ये था कि जब घर वालों ने दूसरी जगह शादी तय की
तो उसने मना क्यों नहीं किया। ऐसा ही पूछताछ में प्रिंस ने बताया। मैंने उससे यही पूछा कि तुमने मना क्यों नहीं किया, तुम भाग क्यों नहीं गई, तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं कि घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं। मैं फौरन भाग के चला आता, तुम्हें भगा के ले जाता। इसका मतलब ये कि तुम्हारा ये जो प्यार करना, बात करना, ये सब नाटक था। ये सिर्फ कपड़े, रुपए और गहनों के लिए तुम कर रही थी। हम इसकी सजा देंगे। और बस बांका निकाला, सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये उसकी बेचारी की गलती थी। अब ये देखिए कि पिछली लगातार कई घटनाएं जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने में घटी हैं, 3-4 तो मैंने आपको सुनाई भी हैं। इसमें प्रेमिका के ही टुकड़े हुए हैं शरीर के। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इतना प्रतिशोध, इतना गुस्सा कहां से आ गया। एक ही तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कोई फ्रिज में रखे दे रहा है, कोई कमरे में बंद कर दे रहा है, कोई ले जाकर फेंक भी आ रहा है। कहां से ये इतना गुस्सा, इतना प्रतिशोध आ रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर घटना में आराधना की भी गलती है। शादी हो गई, अपने अभी मायके में ही रह रही हैं। प्रिंस के बुलाने पर बाहर गई क्यों? मैंने एक बार इसका विश्लेषण किया था किसी एपिसोड में, मुझे याद नहीं है। हमारे सुधी श्रोता जिन्हें याद होगा वो जरूर इसका नंबर बता देंगे कि अगर आपसे किसी के संबंध रहे हों, यानी लड़के या लड़की का कोई एक्स है और फिर शादी हो गई है, या फिर दूसरे के साथ संबंध हो गया है, तो एक्स से किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। मिलने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसा उस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में बताया गया था कि आप बात करेंगे, आप मिलेंगे, तो भावनाएं अलग तरह की भी जागृत हो सकती हैं, जिसमें प्रतिशोध भी शामिल है। पर पता नहीं क्या हो गया है लोगों को कि ये प्यार, इश्क और मोहब्बत में भी लोकतांत्रिक परंपरा अपनाने लगे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से भाई लोग या बहन जी लोग प्यार मोहब्बत कर रही हैं। यहां मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता चलूं कि इस प्यार मोहब्बत के लोकतंत्र वाले खेल में दोनों में से कोई न कोई भगवान को प्यारा हुआ है और हमेशा होता रहेगा। लड़का हो या लड़की हो, प्यार मोहब्बत की प्रक्रिया में जिसने 1-1 से 4-4 वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई, सबसे समान संभाव दिखाया, उसका यही हश्र होगा। देख लीजिए उठा के अपने अगल बगल, आस पास जानने वालों में, यही हश्र हुआ। ये बात कभी छिपती नहीं है कि किसके किससे किससे, मतलब किस किस से संबंध हैं, प्यार मोहब्बत है। इस तरह के किस्से कहानी गांव, देहात, शहर, कस्बे, मोहल्ले में अपने आप आम हो जाते हैं। यहां मैं आपको ये बता दूं, आज अचानक याद आया, 1948 में एक फिल्म थी प्यार की जीत। 48 में, आज़ादी के 1 साल बाद, प्यार की जीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गाना गाया था और कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ ये गाना था कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए,
कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। नई उम्र के लोग शायद इस गाने से बहुत वाकिफ नहीं होंगे, इसीलिए मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूं कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहां गिरा, एक वहां गिरा। यानी 74 साल पहले जिस गाने में दिल के टुकड़े शब्द को कमर जलालाबादी साहब ने लिखा है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको शरीर के टुकड़े मानकर कि एक शरीर के टुकड़े हजार हुए, एक यहां गिरा, एक वहां गिरा। फिर पूरा गाना सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि 1948 में इस गाने में जो कहा गया था, आज वही वही कैसे हो रहा है, सिर्फ शब्द बदले हैं। 48 में दिल के टुकड़े हुए थे और 2002 में शरीर के टुकड़े हुए हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में प्रेमी ने हत्या के बाद कुएं में युवती की लाश को 5 टुकड़ों में फेंक दिया था। पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद मुठभेड़ में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि प्रेमिका ने दूसरे से शादी कर ली थी, जिस पर वो शारजहां से आजमगढ़ आया और युवती को मंदिर जाने के बहाने खेत में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। ये पूरा मामला हिरौला थाने के पट्टी गांव का है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।